and you can very clearly see in the picture that obviously this position vector of point A and B are definitely depending on the choice of origin, कि क्या ऑब्जर्वर है या क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या सिंपल वर्ड्स में कहाँ पर ओरिजिन आपने लिया, पोजीशन आपकी बदल जाएगी। कोई व्यक्ति, आप तो जहाँ हैं वहाँ हैं, कोई व्यक्ति जो आपसे नीचे है वो आपको कह रहा है कि आप ऊपर हैं, और कोई व्यक्ति जो आपसे ऊपर है वो आपको कह रहा है कि आप नीचे हैं। इट इज़ लाइक दैट। तो आप जहाँ हैं वहीं हैं, वहाँ खुश रहना सीखिए। हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज का टॉपिक है काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जैसा कि इसका नाम ही है, जो वर्ड काइनेमा है, दिस वर्ड काइनेमा मीन्स मोशन। काइनेमा का लिटरल मीनिंग ही मोशन होता है, पर हम लोगों को यहाँ पर ये सारी बातें बहुत बेसिक से मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग टेक्निकली किस चीज़ को मोशन कहते हैं, या कब ये कहा जाएगा कि बॉडी इज़ मूविंग और नॉट, बॉडी इज़ इन अ मोशन और नॉट, आई मीन मोशन और रेस्ट। Similarly, when the motion is uniform, what is the meaning of uniform motion? फिर यूनिफॉर्म स्पीड, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट विच इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर ये है जो टाइम के साथ नहीं चेंज होता। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स को समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात रहती है वो ये होता है कि हम लोगों को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसी से हम लोग मोशन डिफाइन करते हैं। क्या चीज़ होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? टेक्निकली इसको हम लोग स्पेस टाइम फ्रेम भी कहते हैं। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम, जैसा रेफरेंस से ये अंदाज़ा हम लोग को समझ में आ रहा है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बॉडी की पोजीशन डिफाइन करते हैं। तो अगला जो पॉइंट है इसमें वो है पोजीशन, और पोजीशन से ये वर्ड जो आगे आता है वो आता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मैं आपको एक बात ये कह देना चाहता हूँ कि हम लोग जिस लेवल पे काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं उस लेवल पे दो चीज़ों का प्राइमरी नॉलेज बहुत ज़रूरी। एक तो वेक्टर का प्राइमरी नॉलेज का मतलब ये कि वेक्टर का सम और वेक्टर का डिफरेंस हमको ठीक आना चाहिए। ठीक आना चाहिए का मतलब कि हमको इट इज़ नॉट अबाउट कि वेक्टर का कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, वेक्टर का एप्लीकेशन आना चाहिए। द आइडिया ऑफ वेक्टर थिंग यू शुड नो इट वेरी वेल। ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो डिफरेंशियल कैलकुलस का एक पार्ट है, जो अलग से वीडियो में मैंने बताया है आपको, वेक्टर का पूरा सीरीज़ है। तो मेरा पहला सजेशन तो ये है कि काइनेमेटिक्स देखने से पहले, काइनेमेटिक्स समझने से पहले आप वेक्टर ठीक से समझ लीजिए। नहीं तो मैं इसी वीडियो में वेक्टर के वीडियो का लिंक दे दूंगा जहां पर हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर ठीक से समझा है। पोजीशन के बाद जो अगली चीज़ यहाँ पर आती है वो है डिस्प्लेसमेंट। आपको ये समझना है कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। ठीक है, मैं ये बातें लिख दे रहा हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों को समझनी है, जो हमको आनी चाहिए। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद यहाँ पर चीज़ आएगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का स्केलर काउंटर होगा स्पीड। ठीक है, तो जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर काउंटर है वो है डिस्टेंस, ये इसका काउंटर पार्ट है जिसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। वेलोसिटी का जो स्केलर काउंटर पार्ट है वो स्पीड है। और इसी तरीके से एक और टर्म यहाँ पर आएगा जिसका नाम है एक्सेलरेशन। याद रहे कि एक्सेलरेशन का कोई काउंटर पार्ट नहीं है, एक्सेलरेशन हर हाल में वेक्टर होता है। हम लोग यहाँ से एक एक करके चीज़ को समझेंगे। मैंने सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर लिखी है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले मैंने लिखा कि काइनेमा का मतलब मोशन है। तो कोई भी चीज़ मोशन में कब है, कब हम ये कहेंगे कि कोई भी चीज़ मोशन में है, कि जिस चीज़ को यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही, काइनेमेटिक्स में ही एक कंसेप्ट होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का।
पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक पॉइंट ही होगा। इसका मतलब जिसको भी हम लोग ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, जैसे अगर हम ट्रेन का डिस्टेंस ट्रैवल निकालें तो यू अंडरस्टैंड कि अगर ट्रेन ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो ट्रेन की लेंथ ही 500 मीटर है, तो आपको उसमें लेंथ ऑफ ट्रेन कंसीडर, तो आप ये वहाँ पर लेते हैं कि ट्रेन के कौन से पॉइंट ने, ट्रेन को हम लोग ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। अगर 500 मीटर लंबी ट्रेन है तो जो पहला डब्बा ट्रेन का जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही डिस्टेंस लास्ट वाला डब्बा भी ट्रेवल करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसी सिचुएशंस में डील करने के लिए जहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज़ मैटर करता है, हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट निकाला। इसका मतलब कि जब भी आपको ये कहा जाएगा कि क्रिकेट बॉल हमने फेंका या स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाई बिल्डिंग या फुटबॉल किक किया आपने, जो भी ऐसा 1D 2D मोशन में, तो वहाँ पर हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की सिचुएशन लेके चलते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आई थी जिसका नाम था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी की पोजीशन डिफाइन करने वाला जो ऑब्जर्वर है या उसके मोशन को ऑब्जर्व करने वाला जो भी ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर से अटैच एक फ्रेम। फ्रेम का मतलब क्या? फ्रेम का मतलब कि जैसे 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 यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए ए कोई एक पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखिए, मैं ये तीनों चीज़ें इसमें कवर कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकेंड इज पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर, एंड थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट। तीनों चीज़ें, ये तीनों पॉइंट हम लोग अपने इस डिस्कशन में कवर करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, ए इज अ पॉइंट, सम पोजीशन, से दैट। अब जब आप ये कहते हैं कि इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तो आपने पढ़ा, आपने ऐसा एक कार्टेशियन प्लेन, आप लोग तुरंत एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक कार्टेशियन प्लेन है, कि ये एक्स एक्सिस आपने यहाँ पर बना दी और ये वाई एक्सिस यहाँ पर बना दी। आपने ऐसा किया है, आपने कोई, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने ऐसा प्लेन बनाया भी है और आपने वहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस भी बनाई। आपने ये बोला कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, या इसी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जेड एक्सिस भी हो सकता है, बट दे आर सेइंग कि कोई एक पॉइंट है, मैंने पहले पॉइंट बनाया, बाद में कार्टेशियन प्लेन बनाया, ठीक है। यहीं से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। अगर आप इसमें थर्ड वो एक्सिस भी ले लें, अगर इसमें जेड एक्सिस भी ले लें, क्योंकि ये 2D का केस है, 2D का मतलब हम लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको 2D दिखाया। अगर आप स्पेस में देखें, इस रूम में देखें, या आप अपने जहाँ पर बैठे हैं उसके रिस्पेक्ट में भी मैं भी आपको समझा दूंगा जब हम लोग मोशन इन 3 डायमेंशनल तक पहुँचेंगे। अभी हम लोग केवल मोशन डिस्कस कर रहे हैं। पोजीशन का मतलब क्या है कि इस पॉइंट को अगर हम डायरेक्टली ओरिजिन से मिला दें तो दिस वेक्टर, यू कैन सी दिस वेक्टर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड ज्वाइनिंग दिस पॉइंट P। बहुत ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा ये ओरिजिन से यहाँ से स्टार्ट होगा और ये P पॉइंट तक जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, this vector is called position vector of point A। इसका नाम हम लोगों ने RA रख दिया। This is RA। What is RA? RA is said to be position vector of point A। बहुत ध्यान से देखिए, position vector of point A, ये है RA। और इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इस कार्टेशियन प्लेन के रिस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट A के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। आप उन कोऑर्डिनेट्स को कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसका ही पूरा डिटेल हम लोगों ने वेक्टर वाले लेक्चर में किया हुआ है। मान लेते हैं ये पॉइंट 7 यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब RA का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने ऐसे लिखा 5i + 7j। दिस वी हैव लर्न वेरी वेल। और यहाँ से हम लोग मॉड ऑफ RA भी निकाल सकते हैं। मॉड ऑफ RA हो जाएगा √25 + 49। इसका मतलब ये वाली लेंथ हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने आपको पोजीशन वेक्टर ये बताया। इसी तरीके से कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ऐसा
मान लेते हैं कि कोई एक बी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि कुछ आपको समझ में आए और हो सकता है कुछ ना भी समझ में आए, लेकिन हम लोग ना समझ में आने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम लोग किसी भी तरीके से चीज़ को समझेंगे ज़रूर। ये एक वेक्टर है जो कि बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। देखिए ध्यान से, आर बी जो है, ये जो आर बी है, आर बी इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इन स्पेस। दिख रहा है, इस वेक्टर का नाम हम लोगों ने आर बी रख दिया, दिस इज आर बी। व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि आर बी के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे मान लीजिए 6, 7, 8, 9, ये यहाँ पर आ गया 9। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये आ गया कुछ 3 पॉइंट समथिंग। हम लोग एक रफ कैलकुलेशन में ये मान ले रहे हैं कि आर बी की वैल्यू 9i + 3j है। 9i का मतलब वी हैव टू मूव 9 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ध्यान से समझिए, पोजीशन वेक्टर में इसका डिटेल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको, जस्ट टू हैव दिस आइडिया कि आपको कहाँ पर जाना है, कहाँ से समझना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, frame of reference, starting from the origin, first we'll have to move 9 units along positive x-axis, then from that point only, from this point only, we need to move 3 units along positive y-axis because it is +3j। ठीक है, तो ये आ गया B का पोजीशन वेक्टर। मैं क्या बात कह रहा हूँ, मैं एक सिंपल बात यहाँ पर ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो पोजीशन वेक्टर है वो चॉइस ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड करता है। पोजीशन वेक्टर है वो चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये दोनों पॉइंट्स पहले ही ले रखे थे, ए और बी पॉइंट पहले से हम लोगों ने एज्यूम कर रखे थे। अगर हम ऐसा मान लेते कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ ना हो के कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा होता, कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता ऐसे करके, और यहाँ पर कोई हमारा वाई एक्सिस होता, ये देखिए। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जो मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल बता रहा था, उसको यहाँ से समझिए। मैंने ये कहा कि अगर हम उस ट्रेन में बैठी हुई एक्ट्रेस को ऑब्जेक्ट माने या उसकी वेलोसिटी मेज़र करने की कोशिश करें, तो देखिए 3 अलग अलग ऑब्जर्वर हैं। एक ऑब्जर्वर है द एक्टर, द हीरो हु वाज सिंगिंग द सॉन्ग, वो कहाँ पर है, वो जीप में है, रनिंग जीप में। दूसरा ऑब्जर्वर क्या है, दूसरा ऑब्जर्वर है उसका फ्रेंड जो कि ड्राइव कर रहा है। तीसरा ऑब्जर्वर कहाँ है, तीसरा ऑब्जर्वर है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड, जिसने देखा कि हीरो को पास करते हुए कि अरे ये कौन जा रहा है डांस करता हुआ, वो एक ऑब्जर्वर हो गया। और आप चाहें तो एक और ऑब्जर्वर ले सकते हैं जो कि इंसान उस लेडी के बगल में ट्रेन के अंदर बैठा है। अब आप सोच के देखिए कि अगर ये 3 या 4 ऑब्जर्वर, एक तो वो इंसान, वो एक्टर जो कि गाना गा रहा है, जीप के ऊपर बैठा है, जीप ट्रेन के पैरेलल चल रही है, एक वो ऑब्जर्वर है, वो एक्ट्रेस की या उस लेडी की कुछ वेलोसिटी मेज़र करेगा। दूसरा वो इंसान जो रोड साइड पर खड़ा है, वो उसकी कुछ और वेलोसिटी मेज़र करेगा। और तीसरा वो आदमी जो उसके ट्रेन के अंदर बैठा है, रनिंग ट्रेन में जो उसके बगल में बैठा है, वो उसकी वेलोसिटी कुछ और मेज़र करेगा। यही बात हम लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिखाता है कि इस चीज़ को, अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये एक कोई कार्टेशियन प्लेन है, तो इसका मतलब कि वी नीड टू अटैच दिस फ्रेम। अटैच दिस फ्रेम का मतलब कि अगर कोई एक जनरल पोजीशन वेक्टर हम लोगों को लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ये एक्स वाई और जेड होता है। इसका मतलब कि किसी भी बॉडी की, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने वाला ये जनरल एक्सप्रेशन है पोजीशन वेक्टर के लिए।
यहाँ पर मैंने आपको फोटो में दिखाने के लिए 2 डायमेंशनल ले लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया। अदरवाइज ये है, आपको सिर्फ ये समझना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन, इतना बड़ा मुर्गा देखा है आपने, इतना बड़ा मुर्गा बिल्कुल देखा होगा, इतना बड़ा मुर्गा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या किया मैंने, ओरिजिन नहीं बताया था पहले, इतना बड़ा मुर्गा, अपर लिमिट तो बता दी, लोअर लिमिट नहीं बताई थी। अगर वो ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट है ए, तो इसकी पोजीशन, ये जो फ्रेम है ये एक ऑब्जर्वर है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट द कार्टेशियन प्लेन अटैच टू द ऑब्जर्वर। इसका मतलब इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, तो इसका मतलब कि यू कैन से कि योर फ्रेम इज अर्थ, अर्थ इज योर फ्रेम, अर्थ के रिस्पेक्ट में हम उसकी पोजीशन मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान से देखिए, जो ये वाला पॉइंट है हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको बदलता हुआ दिख रहा है। देखिए ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे बदल रहा है। हमको क्या करना होता है, हमको ए पॉइंट को ओरिजिन से मिलाना होता है। बहुत ध्यान से देखिए, ये ए पॉइंट है और ये ओरिजिन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसी के पैरेलल ना आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉइंट आया हमारा और ये ओरिजिन है। बहुत ही ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ आएगी बात कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ, ये जो रेड लाइन है, दिस इज नथिंग बट दी पोजीशन वेक्टर, नथिंग बट दी पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट ए। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि अब हम लोग अगर बी का दूसरा पोजीशन वेक्टर होगा, बी का पोजीशन वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, तो इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी की पोजीशन ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगी। वॉच इट वेरी केयरफुली, वी कैन सी कि ए और बी पॉइंट दोनों के पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने बदल दिए। इसका मतलब वी कैन सी दिस रेड वेक्टर, this red one may be written as RA dash and this red one may be written as, you can say this is RB dash. So what I am trying to say कि जिस चीज़ का नाम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस। बहुत ध्यान से देखिए, दो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस। इसका मतलब कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर रही है, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर मूव कर रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर हम ए को बी से डायरेक्टली मिला दें तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है। तो टेक्निकली क्या हुआ कि टेक्निकली अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट this AB vector is called displacement vector। मैंने आपको बोला था कि ये तीनों पॉइंट्स हम लोग एक साथ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड इज पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर, एंड थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैंने पहले आपको ये बताया कि 2 पॉइंट्स थे कहीं पर ए और बी, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, ए से बी तक गया। तो हम लोगों ने पहले ए और बी की पोजीशन डिफाइन करी और अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्या चीज़ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर यहाँ पर ए बी से डिफाइन किया जा रहा है, सो दिस ए बी वुड बी नथिंग बट आर बी माइनस आर ए। इसका मतलब यू कैन सी कि अगर ये पॉइंट O है और ये पॉइंट O डैश, सो वी कैन राइट समथिंग एज कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो D वेक्टर कैन बी रिटन एज आर ए आर बी माइनस आर ए, एंड दे आर सेइंग कि दिस वेक्टर D
as it is RB minus RA, this is RB minus RA, this will be equal to RB dash minus RA dash. This is very very interesting. What they say that displacement vector is independent of choice of origin. जो की स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट को हम लोगों को जो हमारा अगला कोर्स ऑफ डिस्कशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि the displacement vector is independent of, ये कहीं पर भी वैलिड है किसी भी तरीके के मोशन में, किसी भी तरीके का मतलब अभी हम लोग देखेंगे 1D 2D और 3D आएगा. द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन. चॉइस ऑफ ओरिजिन इसका मतलब कि पहली वाली सिचुएशन से अगर हम लोगों ने डी वेक्टर यहाँ पर डिफाइन किया कि डी वेक्टर इज़ आर बी माइनस आर ए, तो आर बी हमारा था 9i प्लस 3j, आर ए है 5i प्लस 3j. इसका मतलब 9 माइनस 5 दैट इज़ 4i and then 3 minus 7 that is minus 4j, 4i minus 4j. what does this mean? कि यहाँ पर अगर हम लोग इस ग्रीन वेक्टर के, ये जो पैरेट ग्रीन है इसके टेल पर अगर हम लोग ओरिजिन मान लें, सो दिस विल बी प्लस 4i, दिस इज प्लस 4i एंड दिस विल बी माइनस 4j. ये है ये वाला वेक्टर है डी, 4i माइनस 4j. हम लोग यहाँ से मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, विच विल बी 16 प्लस 16 दैट इज अंडर रूट ऑफ 32. दिस 4 स्क्वायर, दिस एंड 4 स्क्वायर, सम ऑफ दिस थिंग. पर वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, जैसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये निकाला कि दिस इज़ आर बी माइनस आर ए, और आर बी माइनस आर ए को सॉल्व करने पर अगर हम लोगों ने आर बी का ये वाला डिटेल एज्यूम किया था और आर ए का ये वाला एज्यूम किया था, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है 4i माइनस 4j. व्हाट आर दे ट्राइंग टू से कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आर बी डैश माइनस आर ए डैश से सॉल्व करें तो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही आएगा 4i minus 4j, and you can very clearly see in the picture that obviously this position vector of point A and B are definitely depending on the choice of origin. कि क्या ऑब्जर्वर है या क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या सिंपल वर्ड्स में कहाँ पर ओरिजिन आपने लिया, पोजीशन आपकी बदल जाएगी. कोई व्यक्ति, आप तो जहाँ हैं वहाँ हैं, कोई व्यक्ति जो आपसे नीचे है वो आपको कह रहा है कि आप ऊपर हैं, और कोई व्यक्ति जो आपसे ऊपर है वो आपको कह रहा है कि आप नीचे हैं. इट इज़ लाइक दैट. तो आप जहाँ हैं वहीं हैं, वहाँ खुश रहना सीखिए कि ये जो 4i माइनस 4j है ये वाला वेक्टर सेम रहने वाला है. और ये कैसे आया ये मत पूछिए, क्योंकि एक वेक्टर ऐसा हम लोगों ने जो वेक्टर का डिटेल पढ़ा, मैंने आपको बोला वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला कि वेक्टर एक बार प्लीज़ कंसल्ट कर लीजिए, और स्पेशली सम और डिफरेंस तो कर ही लीजिए. तो ये जो था पैरेललोग्राम रूल होता था जिसमें ए बी वेक्टर यहाँ होता था. अगर इन दोनों से हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएं, दो गिवन वेक्टर्स एक यूनिक पैरेललोग्राम बनाते हैं, दिस डिफरेंट स्टोरी. और ये वाला जो वेक्टर आएगा, दिस डायगोनल विल बी द सम, and the other diagonal which is joining the heads of two given vectors is defined as the difference vector. तो यहाँ पर हम लोगों ने यही किया है. ये पहले ब्लू वाला वेक्टर आर ए था, ये येलो वाला वेक्टर आर बी था, और फिर हम लोगों ने आर बी माइनस आर ए. ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की स्टोरी आ गई कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर इज डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन.
डिपेंड करेगा पोजीशन किसी भी पॉइंट की, पॉइंट यूनिक चीज़ है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा अगर हम ऑब्जर्वर बदल देंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलेगा। अब हमको ये समझना है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है। कहीं पर भी अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, दैट इज r2 माइनस r1 एंड इन जनरल दिस इज सेड टू बी डेल्टा आर। तो एक्चुअली डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर है चेंज इन पोजीशन। बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम लोग चेंज को डिफाइन करते हैं दुनिया में कहीं पर भी, चेंज को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन जनरल इज नथिंग बट फाइनल माइनस इनिशियल। अब इस बात से क्या फ़र्क है कि हम चेंज किस चीज़ का निकाल रहे हैं। अगर हम लोग चेंज इन टेम्परेचर कह रहे हैं तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर हम लोग चेंज इन पोजीशन कह रहे हैं तो इसका मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर हम लोग चेंज इन वेलोसिटी कह रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब सवाल ये उठता है कि हाउ डू वी डिफाइन दिस फाइनल एंड इनिशियल। सो नेचुरली हियर इज़ द मैटर ऑफ टाइम। जब हम लोगों ने यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी, तब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस चीज़ का नाम मैंने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही, तो इन जनरल हम लोग मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मोशन इन जनरल इज़ नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन। तो अगर किसी बॉडी की पोजीशन किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ध्यान से समझिए, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन ऑब्जर्वर, दिस इज द होल स्टोरी, विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन ऑब्जर्वर। तो जो ये गिवन ऑब्जर्वर है, इसीलिए मैंने आपको जो वो एग्जाम्पल दिया जिस सॉन्ग की मैंने बात करी, ओल्ड हिंदी सिनेमा आराधना वॉज द नेम ऑफ मूवी, जिसका वो गाना था मेरे सपनों की रानी। तो उसमें द ऑब्जर्वर हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू द लेडी इज नॉट गोइंग एनीवेयर विद रिस्पेक्ट टू दैट मैन। तो उस ऑब्जर्वर के लिए उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, जबकि वो लेडी ट्रेन में है और ट्रेन चल रही है, बट द ऑब्जर्वर, जो आदमी उसकी स्पीड ऑब्जर्व कर रहा है या उसकी पोजीशन में चेंज ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस आदमी के लिए जो ठीक उसके बगल में बैठा है उसके लिए उस लेडी की पोजीशन नहीं चेंज हो रही। तो अगर उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही तो हम ये कहते हैं नो चेंज इन पोजीशन नो मोशन। इसका मतलब कि मोशन ऑफ अ बॉडी इज नथिंग बट दी चेंज इन पोजीशन ऑफ दैट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन ऑब्जर्वर। तो हो सकता है कि एक बॉडी, इसलिए मैंने कहा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो किसी एक ऑब्जर्वर के लिए, किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसका मतलब कि वो जो हम लोगों ने एक्स वाई जेड, मैंने यहाँ कहीं पर लिखा था एक्स वाई जेड, जिसमें हम लोगों ने जनरल कोऑर्डिनेशन ना ये दिस वाज द थिंग एक्स वाई जेड। तो जब हम लोगों ने किसी एक बॉडी की पोजीशन किसी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बताई, इसका मतलब कि ये जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है, एक्स वाई जेड एक्सिस की बात हो रही है, उसका जो ओरिजिन होगा, that origin is there with the observer, that origin is attached, that frame is attached to the observer, and the interval of time and the set of time is also related to this thing which is called frame of reference। तो मैं ये बात आपको समझा रहा था यहाँ पर कि जब भी हम लोग चेंज की बात करते हैं, इसका मतलब कि here is the matter of time। अगर हम लोग किसी चीज़ को फाइनल कह रहे हैं यहाँ पर मोशन के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब यही होता है कि फाइनल पोजीशन का मतलब कि कोई एक इंटरवल ऑफ टाइम हम लोगों ने लिया, दैट इंटरवल ऑफ टाइम में बी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 days, 3 days, 4 years, 5 decades, century, these all are intervals of time। When we say 3:45 PM, then 3:45 PM is the time। This is the time, this is not the time interval, this is the time. Time interval means when we say 15 seconds, that is a small interval of time. It may be 3 microseconds, that is a smaller interval of time, but that all is interval of time. 1 day is an interval of time.
तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब इसको जनरलाइज करके देखिए, मैं पीछे वाले डायग्राम में फिर आपको ले जाऊंगा कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हम लोगों ने पीछे डायग्राम में लिया था ए बी वेक्टर, फिर से एक बार देख लीजिए, अगर हम लोग ए बी वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बॉडी ए से स्टार्ट कर रही है और बी तक जा रही है। दे से दैट दिस इज ओ बी माइनस ओ ए। बहुत ध्यान से देखिए, तो इस डेफिनेशन में ओ बी क्या चीज है, ओ बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ओ बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। और ओ ए क्या चीज़ है, ओ ए है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। अब जो इंटरेस्टिंग बात है इसकी काइनेमेटिक्स की जो इंटरेस्टिंग बात है, जो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन के रिलेशन में जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस डेफिनीशन में, डिस्प्लेसमेंट की इस डेफिनीशन में ओ पॉइंट कहीं भी हो सकता है। ओ पॉइंट चेंज होने से ओ बी वेक्टर चेंज होगा। ओ बी वेक्टर का मतलब द लेंथ ऑफ ओ बी एज वेल एज द ओरिएंटेशन ऑफ ओ बी, द डायरेक्शन ऑफ ओ बी। सिमिलरली ओ ए वेक्टर चेंज होगा ओ के चेंज होने से। हम एक से ज़्यादा ओरिजिन भी ले सकते हैं, पॉइंट्स वही रहेंगे। यही मैंने आपको पिछली बार समझाया, इस बोर्ड में मैंने समझाया कि एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, बॉडी ए से बी जा रही है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। दो अलग अलग ऑब्जर्वर उसकी अलग अलग पोजीशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से चेंज इन पोजीशन सेम आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है, पोजीशन जरूर अलग है इनिशियल और फाइनल पॉइंट की। तो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द वे वी कैन रिलेट द टर्म डिस्प्लेसमेंट एंड द पोजीशन। मैंने तो कंक्लूड हम ऐसे कर सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर इज डेफिनेटली ओरिजिन डिपेंडेंट। इसका मतलब स्टेटमेंट ऐसा आ सकता है कि पोजीशन वेक्टर इज ओरिजिन डिपेंडेंट। इसका मतलब कि हमने ओरिजिन कहाँ लिया है इस बात पर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिपेंड करेगा। पोजीशन वेक्टर इज ओरिजिन डिपेंडेंट बट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is independent of choice of origin, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है। अभी 2 मिनट बाद हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको 1D और 2D में, या हम लोग इसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं। पर अभी हम केवल इतना समझ लिया हम लोगों ने कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो भी चीज़ है वो इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही रहेगा। मैंने आपको बताया कि इस केस में जो मोशन है दैट इज़ फिक्स्ड, कि यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो मोशन ए से बी हो रहा है। मोशन इज़ टेकिंग प्लेस from A to B. This is obvious here. Why? Because A is the starting point and B is the final point. That is why motion is taking place from A to B. अब जो तीसरी इंटरेस्टिंग बात इसमें है वो ये है कि अगर A पॉइंट ये है और B पॉइंट ये है, ठीक बात है, और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से कोई भी एक बॉडी चलना स्टार्ट करती है, कुछ भी पाथ हो सकता है। पाथ को हम लोग अभी चैलेंज नहीं कर रहे, कुछ भी, मान लीजिए उसका ये पाथ था और वो यहाँ से ए से बी तक इस पाथ पर चल के पहुँची। अब यहाँ से तीसरा टर्म, मैंने आपको शुरू में बोला था कि हम इन 3 चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, frame of reference is the one thing, position and position vector is another thing, and third thing was displacement and distance. Watch it very carefully. In this case, when the body is not moving on a straight line path, the body is free to move on any path, but initial point and the
फाइनल पॉइंट आर फिक्स्ड ओवर हियर कि ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस जिस भी चीज़ का नाम है, जो भी डिस्टेंस जिस चीज़ का नाम है, तो डिस्टेंस यहाँ पर जो भी आएगा वो आएगा नथिंग बट दी पाथ लेंथ। इसका मतलब डिस्टेंस क्या चीज़ है? डिस्टेंस है पाथ लेंथ। इस सिचुएशन में डिस्टेंस हमारा पाथ लेंथ है इस केस में। और डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या आएगा? इस केस में भी जहाँ पर बॉडी स्ट्रेट लाइन पर नहीं चल रही है वहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा और डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ होगा। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को हम लोगों ने मिला दिया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, जिसको हम यहाँ ए से बी और ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक बात है। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि अगर हम लोग ऐसा बोले तो एक आइडेंटिटी यू कैन से कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रही है, एक ऐसी सिचुएशन एज्यूम करिए कि सपोज द बॉडी इज मूविंग इन अ केस वेयर सपोज द बॉडी इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। बहुत ध्यान से देखिए, इज मूविंग on a straight line joining A and B। अगर A और B को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन पर बॉडी अगर मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि A से B की तरफ ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, इन दिस केस दिस इज़ अ यूनिक केस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का क्या तरीका हम लोगों ने समझा कि हम लोग इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन, starting from the initial point joining the final point, the arrowhead will always be towards the final point। तो वो हमारा displacement vector। इसका मतलब कि this is the only case when body is moving on a straight line path। इस situation में जो mod of d होगा which is actually nothing but the magnitude of displacement vector। What is it? This is magnitude of displacement vector। बहुत ध्यान से देखिए, mod of d। तो in this case the mod of d will eventually be equal to the distance traveled by the body, but that is only in this case। When the body is moving on a straight line, then eventually the distance, because the distance is defined as the path length। So this is the only situation when body is moving on a straight line, then the magnitude of displacement is equal to distance। हो सकता है कि ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट करे और यहाँ तक ऐसे पहुँचे। You can see a very large path length। In this case, when body starts from this point, moving like this, moving on this curve, then goes here, then goes here, then goes here, and then reaching ultimately to the point P, what is happening? A very large length, the path length, the distance traveled in this motion, in this type of motion is very greater in comparison to the straight line case, but the displacement will remain same। displacement का मतलब कि initial और final point। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये बात समझी, जो कि एक important बात ये थी, और हम लोगों ने ये बात समझी कि जब कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी तो पाथ कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा, अ लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इस स्टेटमेंट से, इस कोर्स ऑफ डिस्कशन से एक ये भी पॉइंट निकलता है हमारा, कभी कभी एक ऐसा कंक्लूजन हम लोग निकाल देते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन दी डिस्टेंस। इसका मतलब आप अगर ध्यान से देखें तो स्ट्रेट लाइन की एक वो संभावना है कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रही है, वो सिचुएशन है जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। अदरवाइज अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पर नहीं चल रही है तो अदरवाइज सारे केसेस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दोज टू पॉइंट्स।